कुछ प्रत्याशी रिपीट किए जाते हैं, कुछ प्रत्याशी बदले जाते हैं और आदरणीय अश्विनी चौबे जी को पार्टी ने कोई बड़ा काम सोच करके, उनके जिले कोई बड़ा काम सोच करके और मुझे यहाँ काम करने का मौका दिया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें न किसी का पत्ता कटा है न किसी का पत्ता मिला है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर 5 साल पर चुनाव होते हैं और हर 5 साल पर उम्मीदवार दिए जाते हैं। कभी पुराने को रिपीट किया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या ये मनोज तिवारी और अन्य बीजेपी नेताओं की सोची समझी चाल थी? क्योंकि चंपारण से संजय जायसवाल का लगातार वो टक्कर दे रहे थे। क्या ये बीजेपी का चाल था मनीष कश्यप? किसने आपको कहा कि संजय जायसवाल जी को मनीष कश्यप टक्कर दे रहे थे? वो तो विधानसभा का चुनाव लड़े थे निर्दलीय जी। और वो वही बात उठाते थे जो बात भाजपा के लोग उठाते हैं जी। और वो मोदी जी के काम से प्रभावित थे, इस नाते वो भाजपा में आए हैं। और मनोज तिवारी जी जो और अगर मनोज तिवारी जी का अपील पर मनीष कश्यप आते हैं तो स्वागत होना चाहिए। प्राथमिकता रहने वाली है क्योंकि आसान लड़ाई नहीं है। उधर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि बिहार में खेला करेंगे। वो क्या खेला करेंगे? वो मेरे ही जिला के हैं। उनके पिताजी तो खेला नहीं कर पाए, वो क्या खेला करेंगे? और इसीलिए उनके पास कोई खेला वाला नहीं है। लालू जी का पूरा एम अपने परिवार को आगे बढ़ाने का है और मोदी जी का पूरा एम देश को आगे बढ़ाने का है। इसके बीच, देश और राष्ट्र के बीच लड़ाई है। राष्ट्र एक तरफ और एक तरफ परिवार, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ विकास, इसके बीच खड़े हैं हम लोग। और यहाँ कोई टफ लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा, चारों खाने राष्ट्रीय जनता दल जीत होगा और भाजपा यहाँ पर 2-3 लाख वोट से जीतेगी। मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद, 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 मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी के पहले सांसद जो अश्विनी कुमार चौबे थे, यहीं पे आए थे, यही वो स्थान है और वहाँ पे बोले थे कि हम क्रिकेट का मैदान बनाएंगे। वादा किए थे, गारंटी की दिए थे कि हम वहाँ पे क्रिकेट का मैदान बनाएंगे, लेकिन वो आज तक मतलब कॉल करने पर एक भी रिप्लाई नहीं दिए और मतलब वादा वो भूल गए। अब ये तो उनसे आप पूछिएगा, मैंने तो सुना नहीं था कि क्या कहे थे। और अपना असल में करके दिखा जी। और कई लोग का ये भी मानना है कि आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी का वोट काट रहे हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह का निकलने के ज्यादा चांसेस हैं। अब ये तो बक्सर की जनता बहुत ही होशियार जनता है। बक्सर की जनता, जहाँ पर प्रभु श्री राम को पढ़ाया गया हो, शिक्षा मिली हो, वहाँ के लोग इतने नासमझ नहीं हैं कि जिनको वोट जिसको देना है उन्हीं को देते हैं वो, और वो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति ये है कि वो डायरेक्ट हमसे लड़ नहीं सकती, तो 4-5 लोगों को पैसा दे दे के खड़ा करा रही है और उसी का परिणाम है कि कुछ आपको निर्दलीय दिख रहे हैं। लेकिन 10 तारीख को मेरा नामांकन होगा, उसके बाद सब हवा में उड़ जाएगा। और मोदी जी और अन्य कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो ये चुनाव से पहले कैसे डिफाइन कर दिया गया है? पिछली बार 303 हुआ था ना जी, उसके पहले जो हुआ था, उसके बाद जो हुआ, और ये तीसरी बार जो हो रहा है। और ये मोदी जी का नारा नहीं है, ये देश के जनता का नारा है कि अब की बार 400। और बक्सर में नारा लग रहा है कि अब की बार 4 लाख। बक्सर के विकास में आपका क्या अहम भूमिका रहेगी? बक्सर के मतलब विकास में मुख्य कार्य क्या रहेंगे आपके? देखिए, बक्सर मेरे लिए मंदिर के समान है और मैं इस बक्सर का पुजारी बन के इस लोकसभा चुनाव के मैदान में खड़ा हूँ। और जैसे एक पुजारी, वैसे ही मैं बक्सर की चिंता करने वाला हूँ। और मैंने बार बार बीजेपी का जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ। मुझे मालूम है, मैं 5 साल विधायक भी रहा हूँ और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। बिहार के मैं 50 विधायकों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब दुनिया के 50 विधायकों में मैं सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित हुआ था। इंडिया फेम एशिया पोस्ट में आप देखेंगे तो मेरा नाम था। और भारत सरकार से सबसे ज़्यादा योजना लाने वाला मैं विधायक हूँ। तो जब मैं विधायक होकर के एक विधानसभा को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, तो जब मैं सांसद बन के पार्लियामेंट में जाऊँगा तब तो सब चीज़ मेरे हाथ में होगा। और मोदी जी ने रास्ता भी दिखा दिया है, तो बक्सर तो बनारस के बराबर डेवलप होकर रहेगा और वो मैं करा करूँगा। अच्छा, आप अभी बोले कि बक्सर को बनारस बनाना है। बक्सर को बक्सर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बक्सर को बनारस के बराबर डेवलप करना है। बक्सर बक्सर ही रहेगा। बक्सर का नाम बनारस नहीं होने जा रहा। नाम नहीं, बक्सर को मतलब बक्सर के नाम से जाना जाए। जैसे आज भारत किसके कंपटीशन में है? पहले दुनिया के सबसे डेवलप देश अमेरिका माना जाता है। आज भारत उससे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने बराबरी की किसकी? सबसे डेवलप्ड कंट्री की। वैसे ही हमारा बक्सर पीछे छूट गया है। बक्सर बक्सर ही रहने वाला है। और बक्सर का डेवलपमेंट जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं कि किस आधार पर करना है,
तो आज जाइए काशी विश्वनाथ जी का नगरी में, चले जाइए आप बनारस मंदिर में, बाबा के मंदिर में, आपको दिख जाएगा कि कैसा बनारस मोदी जी ने बनाया है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ बनारस के गंगा घाट और बक्सर के गंगा घाट की तुलना कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हम कितना पीछे हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूँ बनारस के बराबर बक्सर का विकास होगा। ये मुहावरा है, इसको कई लोग आजकल तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं कि बक्सर कोई बनारस करने जा रहे हैं। बक्सर को बनारस करने में नहीं जा रहे हैं, बक्सर बक्सर ही रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी के बराबर विकास इस बक्सर का होगा। उसका मैं प्रयास करूंगा और उसका मैं संकल्प लेकर के खड़ा हूं। मिथिलेश भैया जिंदा। और आपको जो सवाल पूछना चाहिए तो कुछ ही नहीं। ना हो गया। जिस धरती पे प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना रहे हैं, ITI खोल रहे हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, और इस बक्सर में एक ऐसी शिक्षा की नींव मैं डालूंगा जो आज नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद दुनिया बक्सर में आएगी और दुनिया शिक्षा लेने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी थे, देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा, गोपाल चुनाव के लिए बक्सर और दोस्तों यहाँ पर मिथिलेश तिवारी थे यहाँ पर, और चलिए तो मिलते हैं। जय श्री राम।